अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद हमारा आज पहला सेशन डिसीजन मेकिंग के एरिया पर हमारी डिस्कशन चल रही थी। आपको ईद की छुट्टियों में कुछ जो एक्सटेंडेड हॉलीडेज़ थी उनमें कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए गए थे ऑनलाइन। अप टू क्वेश्चन नंबर 22 पास्ट पेपर्स हमारी डिस्कशन हो चुकी है। उसमें हमने डिफरेंट अंदाज के क्वेश्चन देखे, कुछ हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी देखे जो हमारे किताब के लिखे हुए असूलों के मुताबिक हल हो जाते हैं, और कुछ सवाल हमने डिफरेंट पैटर्न पे भी देखे जो किताब के असूलों से थोड़ा सा हट के होते हैं। मज़ीद भी अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनमें कोई किताब के बेसिक असूल लगेंगे और कुछ बेसिक असूल से हट के जो स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स हैं उनके हट के एक अंडरलाइंग गाइडलाइन है वो अप्लाई होती है। मैंने आपसे शेयर की थी डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज में, जहाँ पे तो हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है लग गई, जैसे मेक और बाय डिसीजन है, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, वहाँ पे तो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं वो लग जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल हमें ऐसे आते हैं जहाँ पे वो स्टेप्स नहीं लगते, डिसीजन मेकिंग का सवाल होता है लेकिन उनकी सिचुएशन हमारे किताब के जो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं उनसे मैच नहीं कर रही होती। तो उसके लिए गाइडलाइन आपको मैंने मज़ीद एडिशनल दी हुई है कि भाई ऐसी सूरत में आप इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन प्रॉफिट गेज कर लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जितने भी डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स भी बनाए हुए ना वो गेज इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन प्रॉफिट ही कर रहे होते हैं कि हमारे फैसले के प्रॉफिट पे क्या असर आ रहा है। स्टैंडर्डाइज स्टेप्स हमने डिफाइन कर लिए हैं, लेकिन अगर उन स्टैंडर्डाइज स्टेप्स से हट के भी हमें कोई सवाल करना है तो असूल अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही रहता है, इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन आवर प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जहां पे स्टैंडर्डाइज स्टेप्स नहीं लग रहे तो वहां पे इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन प्रॉफिट ये असूल हमारा लगेगा। तो कोई इशू जनाब जो हमने पास्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए छुट्टियों में, उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट जो आप यहाँ पे रेज करना चाहते हो जिस पे आपको कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं ज़रा फिर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 23 सियाब लिमिटेड का सवाल है जी। ये ऑटम 2020 का क्वेश्चन 4 है। इसकी रिक्वायरमेंट है evaluate suggestions of CFO and sales director and recommend the best course of action to the management। दो सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, एक CFO के एक सेल डायरेक्टर, उन दोनों ने कोई रिकमेंडेशन, उन्होंने सजेशंस दी हैं कंपनी को। किसी मसले में है कंपनी को सजेशंस दी हैं, हमसे कहा गया इन दोनों सजेशंस को एवेल्युएट कीजिए और बताइए इनमें से कंपनी के लिए फ़ायदेमंद बेहतरीन कौन सी है। लेट्स रीड द सिनेरियो और फिर हम देखते हैं कि हमने कैसे ये कंपैरिजन करना और कैसे डिसीजन हम देंगे। सियाब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट BA, C एंड DA। 3 प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Keeping in view continuous operating losses in product BA, the management is considering to discontinue the production of BA। शटडाउन डिसीजन, यहां से तो हमें लगा शटडाउन डिसीजन है, सिर्फ कंपनी एक प्रोडक्ट BA जो लॉसेज में है उसको बंद करने का सोच रही है। समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ BA फॉर द ईयर 2019 आर एज फॉलोज। साल गुजरा 2019 का, उसमें कंपनी के रिजल्ट्स क्या रहे। यूनिट सोल्ड 1,50,000, कंपैरिजन में 2018 के यूनिट्स भी हमें दिए गए हैं। रुपीज इन 1000 में फिगर है। सेल रेवेन्यू, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एलोकेटेड एंड देन सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग लॉस। अच्छा जी, तो ये जनाब कंपनी की प्रोडक्ट BA जो कि पिछले कुछ सालों से लॉसेज में है। 2019 का रिजल्ट, 2019 में उसने क्या लॉस आया वो हमें दे दिया गया है। और उसके बाद नीचे CFO साहब की कहानी। CFO साहब का ख्याल है कि कंपनी इसको बंद कर दिया जाए,
is of the view that the discontinuance of BA would save all manufacturing and selling expenses except allocated fixed manufacturing overheads. It is estimated that total allocated manufacturing fixed overhead will reduce by 10%. कंपनी के पिछले साल के रिजल्ट्स और शटडाउन करने की सूरत में कॉस्ट सेविंग की कहानी जो सीएफओ की नजर में है. In a recent management meeting, SL sales director does not agree with the suggestion to discontinue the product. CFO ने कहा डिसकंटिन्यू करोगे ये फायदे हैं इसमें. सेल डायरेक्टर कहता है डिसकंटिन्यू ना करो. सेल डायरेक्टर शीज कहती हैं, शी इज ऑफ द व्यू दैट BA is high demand in local market and the management should consider to launch this product in the local market through an online marketplace, जमाल एंटरप्राइजेस. जिससे हमारा दराज स्टोर है ना, ये उस तरह का जमाल एंटरप्राइजेस, जमाल एक्सप्रेस उसने कहा जी स्टोर है, ऑनलाइन उस पर इसकी सेल लॉन्च करनी चाहिए हमें. She argues that this will not only minimize the selling expenses but will also allow SL to reach maximum customer. और ये नीचे उसका ऑनलाइन सेल्स रिलेटेड प्रोजेक्टेड डाटा है कि अगले साल अगर हम ऑनलाइन सेल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट क्या क्या होंगी. मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाता, पहले हम जरा ओवरऑल डिस्कशन कर लें कि ये हो क्या रहा बात. कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बेचती है, एक प्रोडक्ट लॉसेज में है, पिछले साल उसमें कितना लॉस हुआ. सीएफओ कहता है बंद करो तो ये बचत आप ले सकते हो. सेल डायरेक्टर कहती है नहीं भी इसको बंद ना करो, इसको ऑनलाइन पर लॉन्च करो. ऑनलाइन पर लॉन्च करो तो अगले साल आप ये प्रॉफिट लॉस बना सकते हो. ये प्रॉफिट लॉस बनाने की कहानी है. ठीक है, हमसे रिक्वायरमेंट पर क्या कहा गया है, दोनों की सजेशंस को वैलिडेट करो और बताओ बेहतर सजेशन कौन सी है. शटडाउन करना बेहतर है या इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर पे लॉन्च करना बेहतर है. इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है. अच्छा, यहां तक शटडाउन की ऑप्शन है तो शटडाउन की ऑप्शन को कंपेयर करने का असूल तो हमने पढ़ा हुआ है, किताब में लिखा पढ़ा, स्टैंडर्ड सा असूल है. क्या असूल है जी, याद है कुछ? शटडाउन का फैसला कैसे इवैल्यूएट किया जाता है? कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ शटडाउन वर्सेस बेनिफिट ऑफ शटडाउन. कॉस्ट ऑफ शटडाउन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन फोरगोन. और बेनिफिट ऑफ शटडाउन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट सेविंग. ठीक है जी. तो जनाब हम पहले सिर्फ शटडाउन की बात कर लेते हैं, पीएनएल की कहानी बाद में हम डिस्कस करते हैं. हम पहले कहते हैं हम पहले सीएफओ की प्रपोजल को एवैल्यूएट का मतलब होता है नंबर, न्यूमेरिकल एनालिसिस से फैसले पे पहुंचना. ठीक है, तो हम पहले सीएफओ की प्रपोजल को एवैल्यूएट करते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, इसमें हम सीएफओ की प्रपोजल को एवैल्यूएट कर रहे हैं और जो कि है शटडाउन कर दो. तो शटडाउन में हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ शटडाउन जो कि है आपका कंट्रीब्यूशन फोरगोन. इसको हम कंपेयर करेंगे बेनिफिट ऑफ शटडाउन से. जो कि रहेगा हमारा फिक्स कॉस्ट सेविंग. अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कह लें या फिक्स कॉस्ट सेविंग कह लें, ये असूल किताब में आपका शटडाउन का लिखा हुआ है भाई. रुपीज इन 1000 में डाटा है तो हम रुपीज इन 1000 में ही ले लेते हैं. कंट्रीब्यूशन फोरगोन मतलब अगर मैं ये प्रोडक्शन बंद कर दूंगा बीए की तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन फोरगो करूंगा. इट विल बी यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. वर्किंग 1 मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बनानी है और वर्किंग 2 मुझे फिक्स कॉस्ट सेविंग की बनानी है, जिसमें सारी पीएनएल से फिक्स कॉस्ट मुझे उठानी पड़ेंगे. लीजिए जी, वर्किंग 1 बनाइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये पीएनएल आपके सामने गिवन है. इस पीएनएल में से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के दीजिए मुझे. तसल्ली से पढ़ लीजिए, दोबारा पीएनएल पढ़ लीजिए, दूसरी से तीसरी दफा पीएनएल पढ़ लीजिए. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां से आपने निकालना है.
प्राइस पर यूनिट क्या है जी? पिछले साल का रेवेन्यू, पिछले साल के यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट क्या है? 200 रुपये। डन हो गया जी। 30 मिलियन डिवाइड विद 1,50,000। प्राइस पर यूनिट रुपीज में 200। प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे है, तो ख्याल कीजिएगा हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पिक करेंगे। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके पास है एक रॉ मटेरियल, एक लेबर, एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये तीनों मिलाएं तो ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। 12 मिलियन प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड विद अगेन 150,000। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनी? 140 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। सेलिंग में भी वेरिएबल कॉस्ट शामिल है, उसका हिंट आपको मिलता है यूनिट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। दो डिफरेंट एक्टिविटीज पे जब दो डिफरेंट कॉस्ट दी जाएं, इट्स अ हिंट, हाई लो लगा लो और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा कर लो। ठीक है, देख रहे हो ना? सेलिंग एक्सपेंसेस 2018 में जब यूनिट ज्यादा थे खर्चा ज्यादा, जब यूनिट्स कम है 2019 में तो खर्चा कम। ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई वेरिएबल कंपोनेंट भी शामिल है। और अगर आप यहां से कॉस्ट पर यूनिट निकालो, इसको इससे डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है? 7.8 मिलियन डिवाइड विद 1,50,000, 52। और यहां से कॉस्ट पर यूनिट निकालो, $51.5। यूनिट्स बढ़ गए, कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। हमें पता है ये बिहेवियर फिक्स कॉस्ट का होता है, ऐसा ही फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर होता है। प्रोडक्शन बढ़ जाए, यूनिट्स बढ़ जाए तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। और वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है? एक्टिविटी बढ़ जाए तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें दोनों बिहेवियर मौजूद हैं। 2018 में हायर एक्टिविटी थी, 2018 में हायर कॉस्ट थी। इसका मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल कंपोनेंट है। 2018 में हायर एक्टिविटी के साथ कॉस्ट पर यूनिट कम थी, इसका मतलब उसमें फिक्स कंपोनेंट भी शामिल है। इस कॉस्ट में वेरिएबल कंपोनेंट भी है, इस कॉस्ट में फिक्स कंपोनेंट भी है। इसका मतलब सीधा सीधा हाई लो का केस है। हाई लो से हम वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस यहां निकालें अगर, तो ये जनाब कॉस्ट एट हाई लेवल 8.05 मिलियन माइनस कॉस्ट एट लो लेवल 7.8 मिलियन डिवाइडेड विद यूनिट्स एट हाई लेवल 156,250 माइनस यूनिट्स एट लो लेवल 150,000। ये बताइए सेलिंग कॉस्ट 40, यहां से आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20। लीजिए जी, डालिए यहां पे फिगर 20 की, तो कंट्रीब्यूशन फॉरगोन 3 मिलियन रुपीज इन 3,000। अगर आप बीए की प्रोडक्शन बंद करेंगे तो बीए से जो सालाना कंट्रीब्यूशन हम कमाते हैं 3 मिलियन, इट विल बी फॉरगोन। ये कॉस्ट है, इसको नेगेटिव फीड कर देते हैं। और अगर हम बीए की प्रोडक्शन बंद करेंगे तो हमें फिक्स कॉस्ट बचेगी। कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट बचेगी? फिक्स कॉस्ट यहां पे जो आ रही हैं वो 3 है। एक है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, एक है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, और एक सेलिंग एक्सपेंसेस में भी फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट शामिल है। 3 फिक्स कॉस्ट हैं जो हमारी कंपनी ऑलरेडी इनकर कर रही है, और इनके बारे में कहानी ये लिखी हुई है। वो कहते हैं ये तीनों फिक्स कॉस्ट, CF is of the view that discontinued would save all manufacturing and selling expenses except, सारी की सारी सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बच जाएंगी। वो वेरिएबल है या फिक्स है, सारी बच जाएंगी, एक्सेप्ट
एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सेप्ट दिस। इसकी कहानी क्या है? इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ये नहीं बचेगी, बल्कि टोटल खर्चा 10% बचेगा। चलें जी, हम कहते हैं 3 कॉस्ट है, पहले वो 3 कॉस्ट लेके आए हम सामने। हमारे पास 3 फिक्स कॉस्ट हैं। एक है एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, एक है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, और एक है सेलिंग फिक्स कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट तो अंडरस्टूड है, वो तो सेव हो ही जाएगी। जब बीए बंद करोगे वो तो सेव हो ही जानी, 2.8 मिलियन। उसने कहा है सेलिंग की फिक्स कॉस्ट भी बच जाएगी। तो सेलिंग फिक्स कॉस्ट देख लीजिए, 7.8 मिलियन में से लेस कर दो 1,50,000 इंटू 20, सॉरी 40 जी, कितनी बची? 1.8 मिलियन। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी बच जानी है और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस भी बच जानी है। ये दो तो सेविंग हो जानी है। ठीक है, पैरा पढ़ लो, सीएफओ का यही लिखा है ना उसने कहा जी सारे सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग खर्चे बच जाएंगे सवाए एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट के। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट की कहानी अभी मैंने ओपन छोड़ी है, उसमें हम बात अभी करते हैं। बाकी जो खर्चे हैं फिक्स कॉस्ट सेविंग, उसने कहा सारी फिक्स कॉस्ट बच जाएंगी, क्योंकि हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे फोकस करना है। वेरिएबल कॉस्ट हम कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में ले चुके हैं, वो तो यहां पे कह रहे हैं सारे खर्चे बच जाएंगे। तो हमें तो सारों में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट पिक करनी है, तो क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट है सिर्फ फिक्स कॉस्ट सेविंग में, तो सारी फिक्स कॉस्ट बच जाएंगी सवाए इसके। इस पे अभी हम बात करते हैं इसके साथ क्या सलूक होना है। एक फिक्स कॉस्ट ये थी, ये भी बच गई, एक फिक्स कॉस्ट ये थी, ये भी बच गई। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कहानी जरा समझिए। एलोकेटेड अब्जॉर्प्शन एक ही बात होती है। उसने कहा जी टोटल कंपनी का जो खर्चा था ना, उसमें से 30% इसको एलोकेट हुआ है, यही लिखा हुआ ना यहां पे। 30% ऑफ टोटल इस प्रोडक्ट को चार्ज हो रहा है, बाकी 70% दूसरी प्रोडक्ट को जा रहा होगा। इसके बारे में वो कह रहा है भाई ये बचेगा नहीं सारे का सारा, ये सारे का सारा नहीं बचेगा। क्या होगा? इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। टोटल खर्चे में 10% कमी आएगी। क्या ये टोटल है? ये तो 30% है। टोटल खर्चा बनाओ क्या है, उसमें 10% की बचत होनी है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो भाई 7,50,000 बटा 30 इंटू 100, ये टोटल हो गया। इसका 10% ये बचत है, ये अवॉइडेबल है। कितना बना? 250,000। 250 लीजिए जी, सम कर लीजिए, ये टोटल बनेगा आपका 4850। 4850 नेट 1850 बेनिफिट। नेट बेनिफिट है 1850। कॉस्ट होती तो वो नेगेटिव आ जाती। हमने सिर्फ शटडाउन डिसीजन को भी वैलिडेट किया भाई कि अगर हम कंपनी को शटडाउन कर दें, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल अप्लाई करें, तो शटडाउन में नेट बेनिफिट है 18,50,000 का। जी, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन?
अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ज़रा और भी देखिए, एक और टर्म से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा चाहूँगा। हम डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग रूल्स पढ़ रहे होते हैं, सिचुएशंस पढ़ रहे होते हैं, बॉटम लाइन उनमें कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ही आ रहा होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी अंदाज से घूम फिर के बात वही होती है, भाई फैसले की कॉस्ट क्या है, फैसले का बेनिफिट क्या है, नेट कॉस्ट है या बेनिफिट है। जैसे इस केस में ये नेट बेनिफिट आया। ये जो फिगर हम नेट बेनिफिट की कैलकुलेट करते हैं ना, या नेट कॉस्ट की कैलकुलेट करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी आपको समझने की जरूरत है। ये नेट कॉस्ट या बेनिफिट बेसिकली मेजर कर रहा होता है इफेक्ट ऑफ आवर डिसीजन ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या पीबीआईटी कह लो उसको, एक ही बात है। जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा कि भाई अगर कंपनी बीए को शट डाउन करेगी तो नेट बेनिफिट 18,50,000 है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर कंपनी बीए को शट डाउन करेगी तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सालाना इजाफा आएगा 18,50,000 का, या इस केस में कंपनी चूंकि ऑलरेडी लॉस में है तो इस बेनिफिट का मतलब है कि कंपनी के लॉस में कमी आएगी। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो कंपनी के प्रॉफिट में 18,50,000 का इजाफा आएगा शट डाउन करने से, और अगर कंपनी लॉस में है तो शट डाउन करने से कंपनी के लॉस में 18,50,000 की कमी आएगी। ठीक है, तो ये नेट कॉस्ट बेनिफिट की इंटरप्रिटेशन ये आपको याद रखनी है कि जो हम डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में फैसला करते हुए जो नेट कॉस्ट या नेट बेनिफिट की फिगर निकालते हैं, जिसकी बेस पे हम फैसला करते हैं। बेनिफिट है तो हम कहते हैं यस, लॉस है तो हम कहते हैं नो। ये जो फिगर हम यस या नो के लिए हम निकाल रहे हैं, ये फिगर हमें क्या बता रही है? इफेक्ट ऑफ आवर डिसीजन ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या पीबीआईटी, प्रॉफिट या लॉस कह लो, एक ही बात। तो यहां पे हमारी इंटरप्रिटेशन है कि अगर कंपनी बीए को शट डाउन करेगी तो कंपनी का लॉस जो इस वक्त 23,50,000 रुपया है, कितना रह जाएगा? 5 लाख। 18,50,000 से कम होके 5 लाख पे रह जाएगा। कंपनी प्रोडक्ट चलाएगी, 23,50,000 का नुकसान है। कंपनी प्रोडक्ट शट डाउन करेगी तो कंपनी को लॉस में 18,50,000 की बचत मिल जाएगी, लॉस में कमी हो जाएगी। शट डाउन करने के नतीजे में कंपनी का लॉस 5 लाख पे रह जाएगा। सो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स में जो नेट कॉस्ट या नेट बेनिफिट की फिगर आती है, उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपसे शेयर की। इट shows us the effect of our decision on operating profit या PBIT। मैं इसके रिजल्ट को मजीद एलैबोरेट कर दूं। इसका मतलब 10 एज अ रिजल्ट ऑफ शटडाउन, loss from BA will be 23,50,000 minus 18,50,000. It will be rupees 5 लाख। Agreed? अगर हम शट डाउन करेंगे तो शट डाउन करने का नतीजा क्या होगा? कंपनी का लॉस 5 लाख पे आ जाएगा। 23,50,000 पे करंट लॉस है, 18,50,000 से शटडाउन की सेविंग आएगी, तो रिजल्ट नेट 5 लाख। अच्छा, अब हम सेम वर्किंग ना, सिमिलर वर्किंग कि भाई शटडाउन करेंगे तो पीएनएल कहां पे आ गया, पता लग गया आपको? आप सेल डायरेक्टर की बात मान के चलाएंगे तो पीएनएल कहां पर जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर दोनों पीएनएल को कंपेयर कर लेंगे कि भाई शटडाउन करने से सालाना लाख 5 लाख, सालाना लॉस 5 लाख पे है। अगर हम जमाल, क्या नाम था, जमाल एक्सप्रेस पे लॉन्च करें, ऑनलाइन सेल करें, तो फिर हमारा सालाना प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा, हमें वो मेजर करना है और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना है। इसको हमने कंपेयर करना है पीएनएल फ्रॉम ऑनलाइन सेल।
ये शटडाउन का पीएनएल आ गया, इसको कंपेयर करेंगे पीएनएल फ्रॉम ऑनलाइन सेल। तो ऑनलाइन सेल के लिए हमें पूरी कहानी यहां पे पीएनएल की बनानी है और देन विल गिव द डिसीजन। अब हम ऑनलाइन सेल के लिए सेल डायरेक्टर की प्रपोजल है उसको जरा तसल्ली से सुकून से पढ़ना चाहेंगे। अच्छा जी, सेल डायरेक्टर की प्रपोजल क्या है कि भाई हम इसको ऑनलाइन जमाल एक्सप्रेस पे लॉन्च कर दें। इससे वो कह रही है जी सेलिंग एक्सपेंसेस भी कम होंगे और हमारी सेल्स भी बढ़ेंगी। कहानी डिटेल नीचे गिवन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन मेड अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर ऑफ BA एट JEE। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ BA इज 172। एग्जिस्टिंग सेल 1,50,000 की है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,72,000 की है। एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ BA इन द ऑनलाइन मार्केट इज सफिशिएंट टू बूस्ट द सेल्स बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब ऑनलाइन स्टोर पर डिमांड इतनी है कि हमारी सेल्स 1,50,000 से 10% फौरन बढ़ जाएगी। मतलब कहाँ चली जाएगी? 1,65,000। सेल इमीडिएटली 1,65,000 पे चली जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर अचीविंग दिस टारगेट्स लेवल ऑफ सेल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर वुड बी हायर्ड एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 8 लाख। 8 लाख सालाना खर्चा करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग का, और प्राइस भी 180 रखनी पड़ेगी। अभी प्राइस क्या है? 200। ठीक है, अभी 1,50,000 यूनिट बेच रहे हो 200 पे। अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे जाओगे 1,65,000 यूनिट बेचोगे, 8 लाख की मार्केटिंग का खर्चा रखोगे, 180 रुपए के हिसाब से बेचोगे। SL वुड हैव टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 1,10,000 टू JEE। सालाना फीस 1,10,000 JEE को देनी पड़ेगी। इसके अलावा 2% सेल कमीशन भी देनी पड़ेगी JEE को। JEE also provides an additional facility of handling delivery and sales return to its clients. This service can be availed by paying either an annual lump sum fee of 15 lakh or an additional commission of 5%। दोनों में से जो मर्जी दे देना, जारी बात है जो कम होगा वही देंगे हम। If this service is availed, entire fixed cost will be saved। अगर आप ये पे करोगे तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस जीरो हो जाएंगे आपके। नोट नंबर 6, fixed and variable selling expenses pertaining to BA would be reduced by 10% and 80% respectively। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ने वैसे ही 10% कम होने हैं, लेकिन जीरो हो सकते हैं। 10% वैसे ही कम होने हैं, जीरो हो सकते हैं अगर आप ये काम कर लोगे तो। देखेंगे हमें ये काम करना है कि नहीं करना। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में 80% कमी होनी है। Additional support staff would be hired at a cost of 2 lakh per month। This additional hiring can be reduced to 80% if existing staff is given additional responsibilities with overtime payment, which would increase variable expenses by 10%। लीजिए ये कहानी एक बार इन नोट को फिर पढ़ लीजिए। हमने अब टारगेट हमारा क्या है कि अगर हम सेल डायरेक्टर की बातें माने तो हमारा पीएनएल जो करंटली ये खड़ा हुआ है, ये हमारा करंट पीएनएल है। सेल डायरेक्टर की बातें माने तो हमारा अगले साल का पीएनएल कैसा दिखेगा, हमने ये बनाना है। ठीक है, इस चीज को जहन में रखते हुए हमने रिवाइज पीएनएल बनाना है। इस चीज को जहन में रखते हुए जरा ये नोट्स दोबारा पढ़िए जरा। हमें रिवाइज्ड पीएनएल बनाना है।
अच्छा जी, पीएनएल देखिए, ये पीएनएल आपके पास करंट पड़ा हुआ है और नीचे प्रपोज चेंजेस जो सेल डायरेक्टर ने बताई हैं वो भी आ रही हैं, तो हम दोनों को मिला के चलते हैं और हम पीएनएल अगले साल का हमारा कैसा दिखेगा अगर हम जमाल इंटरप्राइजेज पे जाते हैं, इस पीएनएल की शेप को सामने रखते हुए नीचे एडिशनल डाटा से मिलाते हुए। अच्छा, यहाँ पे एक बात ख्याल रखिएगा, हमारे लिए कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफिक। पहली बात, अच्छा ये तो क्लियर रखिए कि हम डिसीजन मेकिंग में जब भी आए, जब भी पीएनएल बनाएं, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बनता है पीएनएल, ये एक असूल बेसिक सा याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बाकायदा फॉर्मेट में वही रखें, अनलेस रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की। हमें ज़रूरी नहीं कि फॉर्मेट हम ऐसा ही रखें कि जी रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। अगर बना सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। हमें सिर्फ पीएनएल के फिगर चाहिए। फॉर्मेट में फिगर में ऊंच नीच हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसका एग्जामिनेशन का आंसर है, उसमें कायदा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड और प्रॉफिट ऐसे निकाला गया। लेकिन मैं इस चक्कर में, इस टेंशन से अपने आप को आज़ाद रखता हूँ। मैं सेल्स माइनस कॉस्ट बस ये रखता हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड भी आ जाएंगी, वेरिएबल भी आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी, फिगर हमारी मैच कर देगी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कहानी अपनी सेल्स से। हम अब बात कर रहे हैं सेल्स डायरेक्टर की प्रपोजल की, और जो ऑनलाइन स्टोर पे लॉन्च की है। तो सेल्स से फिगर कहानी शुरू करते हैं। हमारी सेल्स रहेगी अगले साल, अगर हम ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, 1,65,000 यूनिट, 1,80,000 के, 1,180 के हिसाब से, रुपीज इन थाउजेंड कितनी सेल्स होंगी? 29,700, ये हमारी सेल्स होंगी। इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट, सारी कॉस्ट लेस करते हैं। इसमें से देखिए सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, 3 ऊपर की आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगले साल मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होंगी? पिछले साल थी मेरी 12 + 6 + 3, क्या अगले साल भी सेम होंगी? नो। कितनी ज्यादा होंगी? कम से कम 10% ज्यादा जरूर, क्योंकि 10% से सेल ज्यादा है, 10% से सेल ज्यादा, 10% से कॉस्ट ज्यादा। कितनी होगी कॉस्ट? रुपीज इन थाउजेंड बता दीजिएगा। 23,100। मैंने पीएनएल बनाने में चला था, मैंने पीएनएल के हिसाब से यूनिट्स, प्राइस, रेवेन्यू उठा लिया, ये कॉस्ट भी ट्रीट कर दी। अब ये दो कॉस्ट भी एज इट इज मैं पिक कर लूंगा अगले साल के लिए। इस कॉस्ट को मैं अभी होल्ड करता हूं क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी फर्क है। बाकी ये दो कॉस्ट मेरी एज इट इज पिक हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी चलती जा रही है। तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 2800 की, और एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट 750 की, एज इट इज जैसे चल रहा था पीएनएल में वो वैसे ही हमारी दिखती रहेंगी। हम मेजर कर रहे हैं कि अगर हम सेल डायरेक्टर की प्रपोजल अपनाएं तो अगले साल पीएनएल कैसा रहेगा। मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस को भी होल्ड किया क्योंकि उस पर इफेक्ट आने हैं डायरेक्टर प्रपोजल्स के। प्रपोजल की ऐसे इस कॉस्ट ने बदलना है, उसको मैंने छोड़ा। ये कॉस्ट एज इट इज मैंने पिक कर ली, यहां से फिक्स कॉस्ट है, कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम बदलने से। 10% वॉल्यूम बड़ा है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हमारे पास सिर्फ ये फिगर यहां से पेंडिंग है, और ये नोट्स हैं 1 से लेकर 7 तक, जिनके इफेक्ट हमने सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा इनकॉर्पोरेट करने हैं। अच्छा, इनमें भी बाय द वे नोट नंबर 1 ट्रीट हो गया, नोट नंबर 2 में 10% सेल का इजाफा ट्रीट हो गया, नोट नंबर 3 में 180 की प्राइस ट्रीट होगी, लेकिन नोट नंबर 2 में 8 लाख का खर्चा ये रह गया। इसको डालें जनाब। अगर ये प्रपोजल डालना है तो डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कितने की है जी? 8 लाख की डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। लीजिए जी, नोट नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गए। 1, 2, 3 कंप्लीटली कवर हो गए। 4, जमाल को 1,10,000 सालाना पे करना पड़ेगा, 2% सेल कमीशन भी देनी पड़ेगी। लीजिए जी, अगर आप ऑनलाइन सेल पे आओगे तो जमाल को 2 पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। पेमेंट टू जमाल एक्सप्रेस 1,10,000 की फिक्स,
और दूसरी क्या जी 2% ऑफ 29,700 कितना बना ये 594। लीजिए जी जमाल की पेमेंट्स 2 आ गई। ये नोट नंबर 4 भी ट्रीट हो गया जी, कोई बात समझ नहीं आई पूछे यहां तक। हम बना रहे हैं पीएनएल कि अगर हम सेल डायरेक्टर की प्रपोजल के तहत बीए जो प्रोडक्ट है इसको ऑनलाइन स्टोर पे लॉन्च करें तो अगले साल हमारा पीएनएल कैसा दिखेगा, अगले साल हमारा रेवेन्यू क्या होगा, अगले साल हमारी कॉस्ट क्या क्या होंगी। डायरेक्टर सेल डायरेक्टर है, उसकी मेन जो प्रपोजल वो सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड है। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो वही जो पहले आ रही थी वही प्रोडक्शन कॉस्ट आई। प्रोडक्शन कॉस्ट तो पिछले साल वाली हैं वैसे ही रहेंगी, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही रहेंगी। जो प्रपोजल है सेल डायरेक्टर की वो सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ये सारी कहानी उसी से रिलेटेड है। ये मार्केटिंग करो, ये सेल्स करो, ये डिस्ट्रीब्यूशन करो, सारे खर्चे उसी से रिलेटेड है जी। नोट नंबर 4 भी खत्म हुआ। अच्छा जी नोट नंबर 5 और 6 दोनों को मुझे जरा मिला के देखना है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस की फिलहाल। मुझे नोट नंबर 6 में बताया गया है मेरे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 10% से कम हो जाएंगे, मेरे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 10% से कम हो जाएंगे अगर मैं इस प्रपोजल की तरफ जाता हूं। इसको मैं एक वर्किंग में लेके चलता हूं। एक वर्किंग में यहां पे बनाता हूं, से वर्किंग एक्स आई है। मेरे रिवाइज्ड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने रह जाएंगे जनाब, करंट हैं कितने सेलिंग एक्सपेंसेस निकाले थे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 18 लाख, कितने निकाले मैंने रेज कर दिया शायद ना 18 लाख थे। तो मेरे रिवाइज सेलिंग एक्सपेंसेस 18 लाख से 10% कम होके कहां पे आ जाएंगे 16 लाख 20 हज़ार रुपीज इन 1000 में मैं लूं अगर, तो वो 16 लाख 20 हज़ार पे आ जाएंगे। ये मुझे नोट नंबर 6 बता रहा है कि मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 16 लाख 20 हज़ार पे आ सकते हैं। अब नोट नंबर 5 पढ़ो। जेई प्रोवाइड्स एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग एंड डिलीवरिंग सेल रिटर्न टू इट्स क्लाइंट्स। दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड एट आइदर एनुअल लमसम फी ऑफ 15 लाख और 5% कमीशन। ये सर्विस ले सकते हो आप 15 लाख पे करके या 5% सेल्स का 29,700 का 5%, ये कितना बनता है 1485। अच्छा जी, अब एक सर्विस आपको दे रहा है एक जमाल इंटरप्राइजेज 1485 या 15 लाख, किस में लेना चाहोगे 1485। एक सर्विस मिल रही है आप 1485 में ले सकते हो। इस सर्विस का फायदा क्या है ये पढ़ो जी अगला। इफ दिस सर्विस इज अवेल्ड एंटायर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी सेव्ड। अगर आप ये 1485 इसको दोगे तो ये 1620 बच जाएगा। क्या ख्याल है 1485 देके 1620 बचाना है? यस, योर डिसीजन इज यस। तो हम यहां पे लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे वर्किंग एक्स की मदद से वो आ जाएंगे 14,85,000 पे। ये बल्कि इसको मैं लिखूंगा फिक्स सेलिंग, ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे रिप्लेस हो गए हैं इसके साथ। मेरे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 18 लाख नहीं 16,20,000 नहीं, अब वो चले गए हैं 14,85,000 पे। 15 लाख या 5% ऑफ सेलिंग प्राइस क्या पे करना है, तो मैंने कहा जी 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। दूसरी बात, क्या 5% सेलिंग प्राइस क्या हर सूरत हमें पे करके ये सर्विस लेनी चाहिए, तो आंसर इज यस, हमें ये सर्विस लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 5% सेलिंग प्राइस पे करते हैं जो कि बनता है 1485, तो हमें 1620 की बचत होती है। यहां पे ख्याल कीजिएगा अगर ये मेरी फिगर आ रही होती ना सिर्फ 1400, तो मैंने 1400 को लेके जाना था, क्योंकि मैंने कहा था भाई मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए।
बेशक ये सस्ता है लेकिन इससे सस्ता मेरा अपना काम है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे खुद करूँगा तो 1620 का है, कंपनी मुझे 1480 का काम करके दे रही है, तो मैंने कहा 1485 का करवाएंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना दो चीज़ें जोड़ी थी, इसमें एक फिक्स पार्ट था, एक वेरिएबल पार्ट था। फिक्स पार्ट तो हमने डील कर लिया, अब वेरिएबल पार्ट को डील कर लें। तो वेरिएबल पार्ट उसने कहा जी 80% कमी होगी। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे थे 40 रुपये, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे थे 40 रुपये, अब वो 80% कम हो जाएंगे। ₹40 20% पे आ जाएंगे और 1,65,000 यूनिट्स के हिसाब से कितना खर्चा बनेगा जनाब? $1320 दीजिए जी। ये हमारे पास आ गया वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस की कहानी जो थी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों की कंप्लीट होगी। ऊपर हमने जब फिगर छोड़ी थी 7.8 मिलियन, वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों थे। तो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस को हमने नोट नंबर 5 और 6 के साथ डील करके हैंडल कर लिया पहले, और उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को भी नोट नंबर 6 की लाइट में ट्रीट कर दिया। नोट नंबर 7, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ चाहिए, उसकी कॉस्ट अगले साल हमें क्या पड़ेगी? ज़रा पढ़िए इसको, ज़रा मैयर करने की कोशिश तो कीजिए, देखते हैं कोई बच्चा इसको सही एक्यूरेटली मैयर कर पाता है। तसल्ली से 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़िए इस पॉइंट को, नोट नंबर 7 को। और एडिशनल सपोर्ट स्टाफ की अगले साल की कॉस्ट क्या बनेगी आपके ख्याल में? नोट नंबर 7। हाँ जी, क्या कहानी समझ आती है? What is the relevant cost? ओवरटाइम के साथ कितनी अमाउंट का रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? कितनी बेटा? 2071। कैसे मेजर किया आपने? मतलब उसका इम्पैक्ट आ गया 1,32,000, ठीक है। और तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके और उसको 80% से वो रिड्यूस हो गया तो उसका
ऐड क्या कर दिया, रिड्यूस टू 80%, 80% से रिड्यूस नहीं हो रही, 80% टू रिड्यूस टू 80% है, रिड्यूस बाय 80% नहीं बेटा, ध्यान से पढ़िए, इट इज रिड्यूस टू 80%। हाँ जी जी, कोई और वॉलंटियर को बात समझ नहीं आई, यहाँ पे खो गए थे हम थोड़े से। व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एडिशनल सपोर्ट स्टाफ? 2085 एक ऑप्शन आई, और जी 2052 दूसरी ऑप्शन आई, और जी आई थिंक 2052 इज द राइट आंसर। और ये कैसे निकला है इस पर अगर हम बात करें, हमें कहा क्या गया बेटा, सवाल को बार बार पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि सवाल में ही आपका जवाब लिखा होता है। हमें कहा गया है कि हमें 2 लाख पर मंथ पे 12 लोग चाहिए, इसका मतलब ये कॉस्ट बनेगी 24 लाख की। फिर हमें साथ एक ऑप्शन दी गई है, हम चाहें तो इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कहां पे, 80% तक इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। 80% कितनी बनती है, 1920। हम इस कॉस्ट को 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें देना पड़ेगा ओवरटाइम। और ओवरटाइम कितना बनेगा, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का 10%, यह बनता है 1,32,000। इसका मतलब टोटल हो जाएगा 2052। तो जनाब हमें कहा गया है भाई आपको 24 लाख के बंदे चाहिए, लेकिन आप चाहो तो इस कॉस्ट को 19,20,000 पे ला सकते हो अगर इतना ओवरटाइम दे दो। अब बताओ क्या आपने ओवरटाइम देना है कि नहीं देना? आंसर इज यस, क्योंकि ओवरटाइम देंगे तो इन बंदों की टोटल कॉस्ट 2052 आती है, अगर ओवरटाइम नहीं देते तो 24 लाख है। तो आप यकीनन ओवरटाइम देना चाहोगे ना, अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कम से कम रखना है, तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी 2052। सपोर्ट स्टाफ, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ, $2052। लीजिए जी, नेट प्रॉफिट या लॉस क्या बन रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है? $3311 का लॉस। अब कंपैरिजन देख लीजिए यहां पे, अगर आप सीएफओ की प्रपोजल मानते हो, बंद कर देते हो बीए, तो सालाना लॉस 5 लाख का है। अगर आप प्रपोजल मानते हो सेल डायरेक्टर की, तो सालाना लॉस 33 लाख 11,000 का है। तो बेहतर क्या है, 5 लाख। इसको एक और अंदाज से देखना चाहो, इफेक्ट के अंदाज से सीएफओ को प्रपोजल का इफेक्ट है 18,50,000 पॉजिटिव, इसका इफेक्ट 18,50,000 पॉजिटिव है। और सेल डायरेक्टर की प्रपोजल का इफेक्ट 23,50,000 से 33,11 पे आए हो, कितना इफेक्ट है, 9,61,000, और ये 9,61,000 का इफेक्ट भी नेगेटिव है। आपके लॉस में इजाफा आ गया ना, सेल डायरेक्टर की प्रपोजल की वजह से आपका लॉस 23,50,000 से बढ़ के 33,11 पे गया, 961 का नेगेटिव इफेक्ट है। वेयर एज सीएफओ की प्रपोजल की वजह से आपके लॉस में 18,50,000 की कमी आ रही है, नेट बेनिफिट आ रहा था, नेट बेनिफिट था। तो ये पॉजिटिव 18,50 है, ये नेगेटिव 961 है। और बाय द वे अगर इन दोनों को सम करो, इन दोनों का सम करो जरा, क्योंकि डिफरेंस लेना तो सम होगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों सम होंगे। 28,11,000। हम कह सकते हैं कि सीएफओ की प्रपोजल सेल डायरेक्टर के मुकाबले में इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर हुई ना कि भाई इसका फायदा है, इसका नुकसान है, तो ओवरऑल डिफरेंस तो ये हो गया ना दोनों का। सीएफओ की प्रपोजल लगाओ तो ये फायदा है, सेल डायरेक्टर की प्रपोजल लगाओ तो ये नुकसान है, तो नेट तो दोनों का डिफरेंस तो प्रपोजल का ये बन गया ना भाई कि सीएफओ की प्रपोजल
सेल डायरेक्टर के मुकाबले में 28,11,000 से बेहतर है। बताना 28,11,000 की फिगर आंसर में देना कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, मैंने सिर्फ इसलिए सामने लिख दी कि आपके एग्जामिनर ने आंसर में कहीं लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं कि भाई 5 लाख लॉस आता है CFO की प्रपोजल के बाद, 33,11,000 लॉस आता है सेल डायरेक्टर की प्रपोजल के बाद। ये प्रपोजल अच्छी है, यहां पे बात खत्म कर सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन? कंक्लूजन आप किसी भी अंदाज में दे सकते हो। 28,11,000 की फिगर एग्जामिनर ने अपने कंक्लूजन में यूज की है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी बेटा, बेटा मैंने सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए कि CFO की प्रपोजल सेल्स डायरेक्टर के प्रपोजल के मुकाबले में कितनी बेहतर है, तो वो 28,11,000, क्योंकि सेल डायरेक्टर की प्रपोजल लॉस में लेके जा रही है आपको, CFO की प्रपोजल प्रॉफिट में लेके जा रही है। तो डिफरेंस जब लेना हो दोनों का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सम अप ही करेगा। तो इसकी अगर मैं इंटरप्रिटेशन देना चाहूं तो CFO की प्रपोजल इज बेटर बाय दिस अमाउंट, सेल डायरेक्टर की प्रपोजल के मुकाबले में इस अमाउंट से बेहतर है CFO की प्रपोजल। अच्छा जी, एग्जामिनर सॉल्यूशन पे मैं उस पर भी थोड़ी सी आपको तवज्जो दिलाऊं। पहला पार्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने कैलकुलेट किया लगभग वैसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुआ है, लेकिन दूसरे पार्ट में काफ़ी इनएफिशिएंसी है। ये पूरा एग्जिस्टिंग जो P&L एग्जामिनर ने यहाँ पे रिपीट कर दिया ना, इसकी कतन ज़रूरत नहीं थी। ये जो इंक्रीमेंटल का कॉलम बना है, इसकी कतन ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत क्या थी? आप प्रोजेक्टेड P&L बनाओ, 33,11 हमने बना लिया, इसका डिफरेंस लो 23,50 करंट P&L अवेलेबल है, और ये 9,61,000 निकाल दो। दैट्स इट, दिस वाज रिक्वायर्ड एट मैक्स। अव्वल तो शायद ये भी ना करो तो यहाँ पे भी आंसर कंप्लीट हो जाता है कि भाई सेल डायरेक्टर का लॉस इतना है और उधर से लॉस इतना है, तो ये लॉस कम है, ये बेहतर है, यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कुछ करना था, आंसर को डिफरेंटली प्रेजेंट करना था, तो मैक्सिमम ये किया जा सकता था। अगर हम आंसर को इस अंदाज में प्रेजेंट करने जाते, ये वाले अंदाज में, कि भाई CFO की प्रपोजल में हमारे सालाना प्रॉफिट में 18,50,000 का इजाफा है, और सेल डायरेक्टर की प्रपोजल में हमारे सालाना लॉस में 9,61,000 का इजाफा है। ये लॉस में इजाफा है, ये लॉस में कमी है, ठीक है। तो मैक्सिमम 9,61,000 निकालना था, तो उसके लिए आपको ये करना था, ये P&L बना के इससे फ़र्क लेके ये निकाल देना था। ये पूरा कॉलम अननेसेसरी एक्स्ट्रा है, ये पूरा कॉलम अननेसेसरी एक्स्ट्रा है, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। 9,61,000 की फिगर आपकी आराम से हमने निकाल के वहाँ पर दिखाई है, आ रही है। अच्छा जी, ये सवाल हमने देखा। अब इसकी ज़रा एक मार्किंग स्कीम, बल्कि उससे पहले एग्जामिनर कमेंट देख लीजिए। ओनली 11% पास रेशो। ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में ये एक चैलेंज हमारा रहता है कि जैसे ही सवाल एक स्टैंडर्ड पैटर्न से लिमिटिंग फैक्टर मेक और बाय, लिमिटिंग फैक्टर मेक और बाय, शटडाउन या फर्दर प्रोसेसिंग से हटेगा, तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं, परफॉर्मेंस बच्चों की एकदम ड्रॉप हो जाती है। उसकी वजह फिर वही है कि हम एक मोनोटोनस क्वेश्चन करने के आदी होते हैं। जैसा क्वेश्चन देखा वैसा सामने आएगा तो करेंगे, ज़रा सा पैटर्न से हटेगा हम गड़बड़ा जाते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको गाइडलाइन देता रहता हूं कि भाई हमने स्टैंडर्ड स्टेप्स पढ़े हैं कुछ सवालों के लिए, लेकिन हर सवाल उन स्टेप से हल नहीं होने वाले। जैसे ये सवाल आया, इसमें ये जो ऑप्शन 1 थी ना, ये CFO वाली, ये तो शटडाउन वाला केस था। बनते हैं 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.5 नंबर, ये शटडाउन वाला केस था। 0.5 डिसीजन का था, तो बाकी रह गए पीछे कितने, 10 नंबर। ये 10 नंबर आपके सेल डायरेक्टर की प्रपोजल की वैल्यूएशन के हैं, जो कि हमारे कोई स्टैंडर्ड मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर वाले स्टेप्स नहीं थे। यहाँ पे आपको सोचना था भाई मुझे करना क्या है, यहाँ पे आपको ये एस्टेब्लिश करना था कि मुझे रिवाइज्ड P&L बनाना है। अब अगर आप ये सोच लो, आपको कोई एग्जामिनेशन में बता दो भाई कि अगले साल का रिवाइज P&L बनाओ, मसला हल होगा, तो आप P&L बना लोगे।
क्योंकि पीएनएल बनाने में एक आध फिगर के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक दो फिगर हमें मुश्किल भी लगी ना, नोट नंबर 5 और 7 वाली, जिनकी हमने वर्किंग बनाई थी, एक ये बनाई थी और एक कहीं और बनाई थी शायद, ठीक है, हाँ वो मैंने बोर्ड पे बनाई थी, तो वो आधे आधे नंबर की वर्किंग थी भाई, नोट नंबर 5 और 7। नोट नंबर 5 और 7 आप ट्रीट ना भी करते ना, जिसमें सपोर्ट स्टाफ की बात हो रही थी, जिसमें सेल्स की ये कहानी हो रही है, आधे आधे नंबर की वर्किंग है, ये ना भी करो तो 16 नंबर बनते हैं। लेकिन पीएनएल बनाना है, ये सोचना, ये फैसला करना, दैट इज द चैलेंज। हमारे मेजॉरिटी बच्चे ये सोच नहीं पाते कि सवाल आगे इसको हल क्या कैसे करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाई जो सवाल स्टैंडर्ड स्टेप से हल हो जाएंगे, मेक और बाय, लिमिटिंग फैक्टर एक्सेट्रा कर दो। जो सवाल वहां से हल नहीं होंगे, समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो बेसिक असूल भाई इंपैक्ट ऑन पीएनएल देखना है। इंपैक्ट ऑन पीएनएल, ये इंपैक्ट ऑन पीएनएल ही है ना। रिवाइज पीएनएल क्या होगा, पिछला पीएनएल क्या है, इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट निकाल लो, वहां से आपके फैसले हो जाएंगे। ये भी इंपैक्ट है, ये मैं आपको पहले बता चुका था, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये क्या है, इंपैक्ट ऑन पीएनएल, आपके फैसले का पीएनएल पे असर। दूसरी ऑप्शन जो है उसका इफेक्ट हमने ऐसे निकाल लिया स्टैंडर्ड तरीके से पीएनएल बना के, एंड देन वी गिव द डिसीजन। ठीक है, तो मेजर जो प्रॉब्लम मैं कहता हूं सवाल में जो आई, बच्चे समझ ही नहीं पाए सवाल को करना किस तरीके से। क्योंकि अगर आप देख लो पीएनएल, तो एक एक फिगर के ऊपर सेल्स 0.5, सेल्स कमीशन 2 नंबर, रॉ मटेरियल 0.5, लेबर, वेरिएबल, मतलब आसान यूं नंबर मिल रहे हैं आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपको पता होगा मैंने पीएनएल बनाना है, लेकिन अगर आपको पीएनएल ये नहीं पता मैंने पीएनएल बनाना है, तो यू आर नो वेयर। और मुझे लगता है मेजोरिटी बच्चों के साथ ये हुआ है, 11% पास रेशियो बता रही है कि बच्चों को समझ ही नहीं आई हमें करना क्या है। तो ये कुछ उसने एरर्स बताई तो हुई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अंडरलाइंग एरर एक ही है, पता नहीं लगा करना क्या है, क्लू ही नहीं लगा। इसलिए मैं आपको एम्फसाइज करता हूं कि भाई सवाल को बार बार पढ़ो और सोचने की कोशिश करो, बनाना क्या है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, असूल क्या होना चाहिए। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम वहां पे, असूल आपको जो बता दे, जो आप गलती करते हो, सवाल पढ़ा जवाब देखा, असूल तो पता लग गया ना। अब आपको मैं बता दूं पीएनएल बनाना है, तो पीएनएल तो टूटे फूटे बना ही लेते हैं हम सारे, लेकिन पीएनएल बनाना है ये पता कैसे सोच से लगेगा, हमें वो सोच पैदा करनी है अपने अंदर। और वो सोच बेटा रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ, मेंटल एप्लीकेशन के साथ आएगी। सवाल के पढ़ने के बाद जवाब देखने से सोच नहीं डेवलप होती, सवाल पढ़ के बार बार पढ़ के सोचने से कि भाई क्या असूल पॉसिबल हो सकता है, किस तरीके से मामला हल किया जा सकता है, उससे होता है। अच्छा, ये हमारे एरिया, तब चूंकि अगले कुछ सवाल काफ़ी लेंथी होने वाले हैं, जैसे पूरा एक लेक्चर ही हमारा तकरीबन सवाल पे गुजर गया, आगे भी शायद हमें कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे तो मज़ीद अगले क्वेश्चन पे हम नज़र दौड़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे 4 सवाल हो रह गए हैं, देखते हैं 2-3 दिनों में कितने दिनों में हो पाते हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।